जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है समर मिश्रा और आज मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा द राइज ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया में आपको ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कल्चरल नेशनलिज्म पूरी दुनिया में राइज हो रहा है। तो अगर आप फिर आपके मन में सवाल उठेगा कि कल्चरल नेशनलिज्म बेसिकली क्या है, तो कल्चरल नेशनलिज्म सिंपल सी इतनी सी ही बात आपसे कहता है कि देखिए आपके अंदर जो सेंस ऑफ टुगेदरनेस यानी कि सेंस ऑफ यूनिटी है ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर, दैट वाज एग्जैक्टली अ कल्चरल नेशनलिज्म सिग्निफाई। तो इस कल्चरल नेशनलिज्म के बेसिस पे जो यू नो बेसिकली जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कंसिडर एज अ करती हैं, कैरी फॉरवर्ड करती हैं एज एन आइडिया ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। तो दुनिया में आपको राइट विंग का जो राइज देखने को मिल रहा है, इस वजह से आपको कल्चरल नेशनलिज्म का रिवाइवल भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इधर एशिया में इंडिया हो, चाइना हो, या फिर मिडिल ईस्ट ही हो ना हो। तो हम लोग सबसे पहले अमेरिका का केस समझ लेते हैं। अमेरिका में जो ट्रम्प अभी रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प बिकेम द 47 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, अ लार्ज मैंडेट विद अ लार्ज मैंडेट। दुनिया जो अमेरिका की पॉपुलेशन है उसने लार्ज मैंडेट से डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो सोसाइटी है वो भी एक्सेप्ट कर रही है कल्चरल नेशनलिज्म को। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि कल्चरल नेशनलिज्म, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप अपनी नेशनल आइडेंटिटी, जो आप आज तक कहते हैं कि आप एज अ इंडियन, तो आप किस चीज को मानते हैं? तो आपका ये जवाब होगा कि क्योंकि हम लोग एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में बिलीव करते हैं ना। क्योंकि हम लोग ये कहते हैं, हम लोग एक सिंगल गवर्नमेंट और सिंगल टेरिटरी में रहते हैं ना, इस वजह से हम लोग कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात करते हैं। इस वजह से आपको ये बात समझ में आएगी। तो कल्चरल नेशनलिज्म ये एडवोकेट करता है कि नहीं, इसके बियॉन्ड, माना कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कॉमन है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी तो आपके पास कुछ है जो आपकी यूनिटी को सुनिश्चित करता है। वो है आपका कल्चर। एंड उसके सेंस में अगर आपके अंदर आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जनरेट होता है, तो वो एग्जैक्टली अ कल्चरल नेशनलिज्म सिग्निफाई करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कल्चरल नेशनलिज्म का एक बेसिक सा पार्ट होता है वहाँ की एथनिक नेशनैलिटी, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में एथनिक नेशनलिज्म को प्रमोट किया। उन्होंने कहा कि देखो, जो अमेरिका की सोसाइटी में जो टेंशन है ना, जो अभी तुमको ये टेंशन देखने को मिल रही है ना, ये बेसिकली प्रॉब्लम है कि आप एथनिक नेशनैलिटी को नहीं समझ पा रहे हो। एथनिक नेशनैलिटी यानी कि यू हैव टू मेक डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अमेरिकन एंड द नॉन अमेरिकन हु इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन योर इकोनॉमी। तो ट्रंप ने ये एडवोकेट किया, ये जो कॉमन अमेरिकन पॉपुलेशन में, कि आपकी जो दिक्कतें हैं ना, वो इलीगल माइग्रेशन की वजह से हैं, जो आपके देश में आके आपके रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं। तो दैट वाज एग्जैक्टली द ट्रम्प एडवोकेट्स। और उनका जो कैंपेन है, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किस चीज की बात करता है? वहाँ की एथनिक नेशनैलिटी की बात करता है, यानी कि अमेरिकन यू शुड बी प्राउड ऑन योर कल्चर। ये ट्रम्प ने ये अमेरिका की पॉपुलेशन को समझाया। अब जब अमेरिका की पॉपुलेशन में एक फ्रस्ट्रेशन हम लोग को देखने को मिलती थी, फ्रस्ट्रेशन ऐसी कि जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट है, अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है, वो आपको दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिला। यानी कि अभी जो रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने यूक्रेन को एज अ लोन एंड एड प्रोवाइड किया, जिससे अमेरिका की सोसाइटी में ये टेंशन थी कि आपने हमारा टैक्स पेयर मनी, आपने किसी और देश को एज एन एड प्रोवाइड किया, बजाय हम लोग के ऊपर लगाने के, क्योंकि हम लोग भी इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं, और आपने हम उस पैसे का यूज हमारे ऊपर नहीं किया। तो ट्रंप ने, क्योंकि जब भी कोई सक्सेसफुल स्ट्रॉन्ग लीडर होता है तो वो लोगों की मेन नब्ज को पकड़ता है, और लोगों की नब्ज क्या थी? इस चीज से फ्रस्ट्रेशन। तो ट्रंप ने ये अपनी स्पीचेस में ये क्लैरिफाई किया कि जिस दिन मैं पावर में आया उस दिन ये सारी फंडिंग मैं रोक दूंगा, और दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट में जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट है, उससे अमेरिका को वापस निकालूंगा। तो ये ट्रंप ने नॉर्मल पॉपुलेशन को समझाया। अब अमेरिका की सोसाइटी में जो ये टेंशन्स आ रही थी, जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और जो डिक्लाइनिंग ऑफ पर कैपिटा इनकम, हाउसिंग क्राइसिस है ना, तो इसने इसकी वजह से अमेरिका, जब भी ऐसी सोसाइटी में टेंशन्स होती हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर ढूंढती हैं। और स्ट्रॉन्ग लीडर ट्रम्प ने कैसे अपने आप को पोर्ट्रेट किया? आपको ये याद होगा कि पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, जिसमें उनकी एक बुलेट उनके ईयर कान के ऊपर से निकल गई थी।
तो जब उनके बाद बुलेट लगने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बॉडीली गेस्चर शो किया कॉमन अमेरिकन पीपल को, इससे क्लियर मैसेज गया कॉमन अमेरिकन सोसाइटी में कि या ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर एंड ही विल लीड अमेरिका ऑन द वर्ल्ड स्टेज विद स्ट्रांगनेस। तो इस वजह से आपको ये देखने को मिला विद अ लार्ज मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप became the 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक आप यूरोप पे आ जाइए, यूरोप में भी आपको फार राइट का राइज देखने को मिलता है। फार राइट का राइज ऐसे कि यूरोप में यूरोपियन स्पेक्टिसिज्म की भावना जाग रही है। यूरोपियन स्पेक्टिसिज्म की बात, जो बेसिकली यूरोपियन यूनियन है, उसके जो देश हैं वो अपनी खुद की नेशनैलिटी को प्रमोट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या यूरोपियन यूनियन के नीचे हम लोग की नेशनैलिटी क्या नीचे उसके सबमर्ज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं जी। इस वजह से आपको यूरोपियन स्पेक्टिसिज्म की भावना यूरोप में देखने को मिल रही है और फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर्स होती हैं वो यही सिग्निफाई करती हैं कि कल्चरल नेशनलिज्म आपको अपने कल्चर पे आपके अपने कल्चर पे प्राउड होने का भावना देता है। इस वजह से ठीक आपको ब्रेग्जिट आपको देखने को मिला। ब्रेग्जिट 2016 में जो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अपने आप को अलग किया, उसका पूरे प्रिंसिपल जब आप ये समझेंगे तो आपको कल्चरल नेशनलिज्म ही मिलेगा। क्योंकि ब्रिटेन में लोगों को ये बात समझ में आई कि जो यूरोपियन आइडेंटिटी है ना, उसके नीचे हमारे जो ब्रिटिश आइडेंटिटी है ना, वो हम लोग समझ नहीं होने देंगे। और यूरोपियन यूनियन की वजह से जो हमारा नुकसान हुआ है ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन, इस वजह से ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया। और यूरोप, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी में एक प्रोविंस में एडीपी पार्टी पावर में जीत गई प्रोविंशियल इलेक्शन। एडीपी पार्टी फार राइट जो पॉलिटिकल पार्टी है, चूंकि हिटलर की आइडियोलॉजी से अलाइन है, वो जीती। इस वजह से ये दिखाता है कि यूरोपियन सोसाइटी में भी सेम टेंशन है ड्यू टू इलीगल माइग्रेशन और फार राइट का राइज हो रहा है यूरोप में। और इस वजह से आपको यूरोपियन पॉलिसी भी आप देखने को जो मिलेंगी वो एंटी इमिग्रेंट्स एंटी रेफ्यूजीज मिलेंगे। पहले एक पर्सपेक्टिव ये भी था यूरोप और वेस्ट में कि जो होस्ट नेशन है ना, जो होस्ट नेशन है वो ये जो बेचारे रेफ्यूजीज आए इनको इनके देश में प्रताड़ित किया जाता है, प्रोसिक्यूट किया जाता है, इनको हम लोग एज अ रेफ्यूजीज हम लोग अपने देश में एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो फार राइट है इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है। ये कह रहा है, ये क्या एडवोकेट कर रहा है, ये एडवोकेट ही करता है कि देखिए आपकी सोसाइटी में खुद की डेमोग्राफिक एंजाइटी है और ऐसी एंजाइटी के बीच जब इलीगल इमिग्रेशन इलीगल रेफ्यूजीज जब आपकी सोसाइटी में इतने लार्ज अमाउंट में आएंगे तो डेमोक्रेटिक क्राइसिस होने के बाद अगर वो मेजोरिटी में आए तो उससे आपके रिसोर्सेज आपके इंस्टीट्यूशन पे ऑक्यूपेशन किसका होगा? उन इलीगल रेफ्यूजीज का होगा। दैट वाई जो अब यूरोप में आपको फार राइट का राइज देखने को मिल रहा है। ठीक, आप चाइना पे आ जाइए। चाइना चाइना पे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसने शी जिनपिंग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? माओ जेडोंग के पीरियड से शी जिनपिंग और माओ जेडोंग ने दोनों ने क्या किया? दोनों ने यही काम किया कि चाइनीज बेसिकली जो हान चाइनीज, यू शुड बी प्राउड ऑन योर कल्चर एंड वी आर प्रमोटिंग द चाइनीज कल्चर अराउंड द वर्ल्ड, नॉट इवन द चाइना। और आपको अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए। चाइना में सीपीसी जो लोगों को याद दिलाती है आपकी हिस्ट्री में है सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन। जब आपने अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं किया तो आपका सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन हुआ है। अब आपका जो कल्चरल रिवाइवलिज्म है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना कर रही है। इस वजह से जब चाइना को कहीं ये इनसिक्योरिटी जो सीपीसी है वहाँ पे ये इनसिक्योरिटी महसूस होती है कि लोगों की पकड़ उनके हाथ से छूट रही है, तो वो ऐसा ही प्रोजेक्ट करते हैं कि देखिए आपके कल्चरल को ना थ्रेट है ड्यू टू द वेस्ट से थ्रेट है आपके कल्चरल को, आपको जापान से थ्रेट है, तो आपको जापान चाइना में ये देखने को मिलेगा। शी जिनपिंग दैट इज व्हाट एग्जैक्टली शी जिनपिंग आर डूइंग। जापान में भी, जापान का भी आप अगर देख लीजिए तो जापान भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ जापानीज आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर जापानीज कल्चर, दे आर हाईली प्रिजर्विंग देयर जापानीज कल्चर। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब आप आ जाइए मिडिल ईस्ट पे। मिडिल ईस्ट में अगर आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट में ईरान क्या कर रहा है? ईरान ने एग्जैक्टली क्या किया? ईरान ने सिया नेशनैलिटी को एज देयर कल्चरल आइडेंटिटी प्रमोट किया अराउंड द वर्ल्ड, जिससे अब जो दुनिया भर के सियाज हैं, चाहे वो इंडिया के हों चाहे पाकिस्तान के हों, इवन दुनिया में कहीं भी हो, तो वो अपने आप को कल्चरली अलाइन फील करते हैं टू द ईरान सुप्रीम लीडर। ठीक वही ये चीज
सऊदी अरेबिया ने भी की थ्रू द वहाबिज्म। वहाबिज्म का क्या यूज किया? सऊदी अरेबिया ने फंडिंग और वहाबिज्म को दुनिया में प्रमोट करके प्योरिटी ऑफ इस्लाम की बात की, जिससे जो उस चीज को फॉलो करने वाले लोग हैं वो सऊदी अरेबिया को एज अ लीडर माने। तो इस वजह से इस तरीके से कल्चरली रिवाइव किया जो मिडिल ईस्ट में जो पावर्स हैं आपस में। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो कल्चरल का इम्पीरियलिज्म हुआ था वेस्ट का, इस वजह से उनका जो लड़ाई चल रही है मिडिल ईस्ट में, वो उनके कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने की बात कर रही है अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर। दैट व्हाट एग्जैक्टली इन द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आर डूइंग। और आप चाइना की बात हो गई, चाइना में तो उन्होंने प्रमोट किया। ठीक, आप इंडिया की बात कीजिए। इंडिया में जनरली जो 2014 के बाद जब ये राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पावर में आई, तो पीएम मोदी क्या करने की कोशिश कर रहे थे? पीएम मोदी ने यही करने की कोशिश कर रहे थे कि हम इंडिया के कल्चरल आइडेंटिटी को रिवाइव करेंगे विद द फ्यूजन ऑफ न्यू लिबरल आइडियाज। क्योंकि व्हाट एग्जैक्टली, क्योंकि ये माना जाता है कि जो आरएसएस की जो पहले बिलीफ थे वो डॉगमास पे बिलीफ था। डॉगमास यानी कि कुछ ऐसे आइडियोलॉजिकल बिलीफ जिससे आपको अपने कल्चर पे प्राउड फील होता है। तो क्या आप इसके बेसिस पे ही पूरी जनता का वोट ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपकी मिडिल क्लास को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, आप डेवलपमेंट। तो जो पीएम मोदी जी हैं, उन्होंने क्या काम किया था? उन्होंने इस चीज को बोलने का काम किया था कि हम लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करेंगे विद अ न्यू लिबरल आइडिया। दैट व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिकल साइंटिस्ट आर थिंकिंग कि ये चीज एग्जैक्टली जो 2014 के बाद इंडिया में आपको देखने को मिली। अब कल्चरल आइडेंटिटी सिर्फ इंडिया की जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो उसके बियॉन्ड भी बात करता है। इसके बियॉन्ड वो ये बात कहता है, इसके बियॉन्ड वो ये चीज दुनिया से ही कहता है कि देखिए, हम भी कंसिडर्ड द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। हम लोग दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी कि हमारे कल्चरल इंसाइट में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो दुनिया को बहुत सारे वेरियस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकती हैं। मैं आपको एक बहुत बहुत बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल योगा। योगा इज द पार्ट ऑफ इंडियन डिस्टिंक्ट कल्चर। और इंडियन योगा ने दुनिया को हेल्थ को ठीक रखने का एफिशिएंट टूल माना गया है। इस वजह से जो हेल्थ की प्रॉब्लम को डील करने में इंडिया का जो कल्चरल इंसाइट्स हैं, उसने उसने काफी वैल्यू एडिशन प्रोवाइड किया है। दैट व्हाट एग्जैक्टली आवर गवर्नमेंट इज डूइंग। ये चीज आपको इंडिया में देखने को मिलती है। तो इंडिया इस चीज के पक्ष में है कि देखिए, हर नेशन की अपनी एक कल्चरल आइडेंटिटी होती है, वो उसे प्रिजर्व करने का पूरा राइट है। ये लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस का मतलब हमेशा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। हम लोग पूरी दुनिया को एज एन एरिया ऑफ कोऑपरेशन बनाए बिटवीन द डिस्टिंक्ट कल्चर। हम लोग एक दूसरे को कल्चर को समझ के एक दूसरे के कल्चरल कोऑपरेशन को समझें। दैट दैट वाज एग्जैक्टली द इंडियन कल्चरल रिवाइवलिज्म इज कंट्रीब्यूटिंग इन द वर्ल्ड। जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय।